नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। तो ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले कि फ्लूइड मैकेनिक्स को 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 पार्ट हैं। पहला है फ्लूइड स्टैटिक्स, दूसरा है फ्लूइड काइनेमेटिक्स और तीसरा है फ्लूइड डायनामिक्स। तो मित्रों, सबसे पहले मैं बता दूं फ्लूइड स्टैटिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड का अध्ययन करते हैं जब वो स्टैटिक अवस्था में होता है, मतलब उसमें मोशन नहीं होता है। गति क्या है? मोशन नहीं है, उसमें मोशन नहीं है। जबकि फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड का की वह ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड की मोशन की स्थिति में उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें प्रेशर फोर्स को कोई वैल्यू नहीं है। मतलब प्रेशर फोर्स को कंसिडर ना करते हुए यदि हम फ्लूइड का अध्ययन करते हैं तो वो ब्रांच कहलाती है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अगर हम फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करें तो फ्लूइड डायनेमिक्स में भी फ्लूइड को मोशन की अवस्था में ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन उसमें प्रेशर फोर्स को भी कंसिडर कर लेते हैं। तो जब हम मोशन और प्रेशर दोनों को एक साथ कंसिडर करते हुए फ्लूइड का अध्ययन करेंगे तो वो ब्रांच फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाती है फ्लूइड डायनेमिक्स। अब हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो मुख्य प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी, या फिर इसी को कहते हैं मास डेंसिटी। दूसरी है वेट डेंसिटी। तीसरी प्रॉपर्टी जो हम लोग जानेंगे वो होगी स्पेसिफिक वॉल्यूम। और चौथी प्रॉपर्टी जो है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अदर प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, सरफेस टेंशन, एंड कैपिलरी इफेक्ट। और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग वेपर प्रेशर एंड कैविटाइजेशन। ठीक, तो मुख्यतः ये 8 प्रॉपर्टीज़ है जो हमको पढ़नी होती हैं। तो बारी बारी से हम इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस डेंसिटी और मास डेंसिटी, जिसके बारे में मोस्टली हम लोग जानते ही होते हैं। मास डेंसिटी अथवा डेंसिटी या मास डेंसिटी को हम लोग सिंपली डेंसिटी कहते हैं और इसको रो से दर्शाया जाता है। रो बराबर होता है मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। सीधे सीधे हम लोग शब्द में कह सकते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। इसकी यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट होती है केजी और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि एसआई यूनिट में इसके जो मात्रक होगा वो केजी पर मीटर क्यूब होगा, जबकि सीजीएस में इसका मात्रक हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और सीजीएस में हम देखेंगे
तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द मास डेंसिटी और simply density. The other property that we'll discuss is the specific weight or weight density. The second property is specific weight और इसी कहते हैं weight density. वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट इस सिंपली इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से या स्मॉल w कह सकते हैं। इसको डिनोट किया ये होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। In other words, we can simply say that कि weight of the fluid per unit volume is called the specific weight or weight density of the fluid. इसकी यूनिट क्या होगी? इसका यूनिट अगर हम SI मात्रक देखें तो वेट का मात्रक होता है न्यूटन और वॉल्यूम का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो SI पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर क्यूब और CGS में अगर हम देखेंगे तो यही हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक डेंसिटी हो जाएगी। या इसको अगर हम देखें और आगे सॉल्व करें तो वेट क्या होता है? वेट होता है मास इनटू जी, जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और वॉल्यूम होता है वॉल्यूम, अब देखिए हम देखें तो मास अपॉन वॉल्यूम, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी के बराबर। डेंसिटी मीन्स रो इनटू जी। इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं कि स्पेसिफिक वेट इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर हमको वाटर की स्पेसिफिक वेट या वाटर का स्पेसिफिक वेट डेंसिटी निकालना है, वाटर वेट डेंसिटी, तो अगर हम लोग डेंसिटी में जी का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब वाटर की डेंसिटी क्या होती है 10⁻³ और जी की वैल्यू होती है 9.81, तो ये हो जाएगी वाटर की डेंसिटी न्यूटन पर मीटर क्यूब। इस प्रकार से ये दूसरी प्रॉपर्टी जो है फ्लूइड की वो है स्पेसिफिक वेट या स्पेसिफिक डेंसिटी। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तीसरी प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द प्रॉपर्टी, इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल v से दर्शाते हैं। ये होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास, मतलब वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड divided by mass of the fluid। divided by mass of the fluid। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि it is the, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड अपॉन मास ऑफ द फ्लूइड। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं ये अब डेंसिटी का रेसिप्रोकल है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम देखिए कि वॉल्यूम अपॉन फुट, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में अपॉन मास होता है केजी में, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी। ये SI मात्रक है। अगर हम इसका CGS में मात्रक देखना चाहें मीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय ग्राम। सेंटीमीटर पर ग्राम है इसका CGS यूनिट है। ठीक, इन दिस वे ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये लाइट ये बंद कर। जो अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी।
स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम किसी फ्लूइड को स्टैंडर्ड फ्लूइड से कंपेयर करते हैं। तो इट इज़ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक, तो इसमें देखिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेंगे। अब देखिए अगर हम लिक्विड की बात करें, अगर हम लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड फ्लूइड में फॉर लिक्विड जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा वो होगा वाटर एट 24 डिग्री सेल्सियस। अगर गैसेस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग देखें तो वो होगा एयर। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एयर लेंगे स्टैंडर्ड के लिए। ठीक, तो इस तरह से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अगर डेंसिटी नहीं है तो वेट डेंसिटी को भी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तब भी वही वैल्यू आएगी। वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो ये मेन 4 सिंपल प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पृष्ठ तनाव, या जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी में आगे इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है। देखिए सरफेस टेंशन क्या है कि जो द्रव होता है उसकी सतह एक तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है, या ये कहें कि द्रव का जो पृष्ठ है वो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की चेष्टा करता है। तो यह जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। एक तो सरफेस टेंशन की देखिए क्या है, सरफेस टेंशन का मात्रक क्या है, ये मानते हैं कि किसी द्रव की सतह है उस पर कोई एक लाइन खींच जाए तो उसकी पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है उसको उस तरह से हम लोग सरफेस टेंशन को मापा जाता है। मान लीजिए यह फोर्स है और यह लेंथ की हमने एक लाइन खींची है, तो सरफेस टेंशन जो होगा इसकी वैल्यू होगी फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इसका मात्रक देखिए सरफेस टेंशन का मात्रक क्या हो जाएगा, हम किसी यूनिट ना देख लेते हैं तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। और ये हो गया SI मात्रक में यूनिट। अगर CGS में हम लोग देखना चाहें तो ये हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर। ये सरफेस टेंशन का मात्रक है। अब देखिए इस सरफेस टेंशन के कारण जो बबल होते हैं या फिर ड्रॉप होती है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग धीरे धीरे करके सभी का प्रेशर निकालेंगे। इसके ये मात्रक याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है और ये गलत हो जाता है। इसका सिंपल सीधा सा मात्रक है न्यूटन पर मीटर। अब हम लोग डिराइव करेंगे कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है बबल, जेट या फिर ड्रॉपलेट के अंदर, तो एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। देखिए सपोज ये एक ड्रॉप है और इसमें क्या है, इसकी सरफेस टेंशन के कारण इसके भीतर जो प्रेशर है उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो सपोज इस ड्रॉप अगर हमको ट्राई करना है कि उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है, तो सपोज इसके अंदर मान लीजिए जो प्रेशर है वो P है। ठीक, अगर हम इसको ड्रॉप को 20 से काटें तो आप पाएंगे कि इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इस पर लगने वाला क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रेशर P है। मान लीजिए जो सरफेस टेंशन ये प्रेशर है
मान लीजिए सिग्मा जो है सरफेस टेंशन की वैल्यू है, इस ड्रॉप का डायमीटर जो है d इक्वल टू डायमीटर ऑफ द ड्रॉप। तो देखिए इसका जो भीतर का प्रेशर है उसको बैलेंस कौन करेगा, ये सरफेस टेंशन। तो देखिए सरफेस टेंशन जो होगा, सरफेस टेंशन ऑन ड्रॉप, ये इक्वल टू हो जाएगा एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड ड्रॉप। देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन लेंथ पे डिपेंड करता है। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी इस सरकमफ्रेंस पे, मतलब यहाँ पे जो होगा वो सिग्मा होगा। ठीक, जितनी दूरी लेंथ पर लगेगा वो हम ले लेंगे, मान लीजिए सिग्मा है और कितनी दूरी लेंथ पे लग रहा है इसके सरकमफ्रेंस पे, तो ये बन जाएगा पाई इंटू डी। ओके, अब हम ले लेते हैं एक्स्ट्रा प्रेशर। क्या है, प्रेशर इस पूरे एरिया पे लगेगा, तो जाएगा प्रेशर इनटू इस एरिया का वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो पी की वैल्यू आ गई 4 सिग्मा बाई डी। तो दैट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। किसी ड्रॉप के भीतर एटमॉस्फेयर की अपेक्षा कितना ज़्यादा प्रेशर होता है उसका ये फार्मूला होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है। अब इसी को देखिए बबल के रूप में देखना चाहें तो इनसाइड द बबल, देखिए अगर ड्रॉप का आ जाता है तो सेम उसी प्रकार बबल का कर सकते हैं। देखिए अब अंतर क्या है कि देखिए अगर इस बबल के फॉर्म में है तो प्रेशर तो उतना ही हो, उसी तरह से होगा, लेकिन इसमें जो सरफेस टेंशन के लिए जो होगा, बबल क्या होता है अंदर से खोखला होता है। तो यदि हम इसको देखें तो इसमें क्या है, बबल के पे 2 लेयर होती है, एक बाहर की साइड, एक अंदर की साइड और एक बाहर की साइड। तो इसीलिए जब यहाँ सरफेस टेंशन को इससे कंपेयर करते हुए इसको सही करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 क्षेत्रफल मिलेंगे। तो फार्मूला उसी तरह निकालेंगे, तरीका वही है सिंपली, लेकिन इसमें सरफेस टेंशन को जो जगह मिलेगी 2 जगह से मिलेगी, 2 सरफेस, एक पाई अंदर का सरफेस, एक बाहर का सरफेस। तो दूसरा 2 सरफेस इसलिए 2 इंटू पाई इंटू डी, तो 2 लाइनों से मिलेगा, 2 सरकमफ्रेंस मिलेंगे, इसलिए सिग्मा 2 इंटू पाई इंटू डी। और इस प्रेशर को बैलेंस करने का वही तरीका, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। उसको सॉल्व कर देंगे तो हम पा जाएंगे कि P इक्वल टू देखिए 2 इंटू 4 इंटू 8 सिग्मा अपॉन डी। ये फार्मूला हो गया एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड द बबल। ये देखिए, अब देखिए क्या है कि एक्स्ट्रा प्रेशर जो इनसाइड द बबल है वो ड्रॉप का दुगना है। ठीक, तो हम देखिए ऐसा कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल टू 2 इंटू एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। ठीक, अब हम तीसरे पे चलते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड द जेट। ओके, तीसरा पार्ट लेते हैं हम लोग। इनसाइड द जेट, सपोज मान लीजिए कोई जेट है जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है। अगर हम इसकी एक लेंथ ले लें, मान लीजिए L लेंथ का हमने एक जेट लिया और यहाँ से इसको से कट कर दिया। अगर हम कट करके इसका एरिया देखें तो आप पाएंगे कि इसका जो इस तरह से क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसमें जो सरकमफ्रेंस, इसमें जो 2 क्षेत्र हमको मिलेंगे, 2 लाइनें मिलेंगी, किस तरफ की लाइन और एक दूसरी जो उस तरफ लाइन होगी उसका। तो देखिए इसमें एक्स्ट्रा प्रेशर कैसे निकालेंगे, देखिए तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो इक्वल टू हो जाएगा एक्स्ट्रा प्रेशर फोर्स इनसाइड जेट। ठीक,
ओके, देखिए सरफेस टेंशन फोर्स 2 इंटू लेंथ कितनी है, एक यल यहाँ पर, एक यल दूसरी तरफ, मतलब सीधा अगर हम सोचे इस तरह से मिलेगा तो एक लेंथ हमको यहाँ मिलेगी और दूसरी लेंथ हमको यहाँ मिलेगी। तो सिग्मा इंटू 2 इंटू यल इक्वल टू प्रेशर कितना हो जाएगा, देखिए प्रेशर मान लीजिए स्मॉल p है और एरिया कितना मिल जाएगा, ये एरिया मिल जाएगा। अगर जेट का डायमीटर हम लोग जो लें वो d ले लें तो एरिया क्या हो जाएगा, ये d इसका डायमीटर हो जाएगा, l इसकी लेंथ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एरिया क्या हो जाएगा, यल इंटू डी, यल से यल कैंसल। तो इस एक्स्ट्रा प्रेशर जो P हो जाएगा ये हो जाएगा 2 सिग्मा बाई डी। ओके, तो अगर हम तीनों को जो एक्स्ट्रा प्रेशर उसको देखें तो देखिए ड्रॉपलेट में जो एक्स्ट्रा प्रेशर P है वो है 4 सिग्मा बाई डी, और यही बबल में जो है ये हो जाएगा स्मॉल p इक्वल टू 8 सिग्मा बाई डी, और यही जेट के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा p इक्वल टू 2 सिग्मा बाई डी। ये तीनों याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो है कैपिलरी इफेक्ट। देखिए क्या होता है कैपिलरी इफेक्ट, क्या है कैपिलरी इफेक्ट जो होता है वो ड्यू टू सरफेस टेंशन होता है। इसके 3 कारण होते हैं, एक सरफेस टेंशन, दूसरा कोहेजन एंड एडहेशन। यहाँ एक चीज ध्यान रखिए कि जो सरफेस टेंशन होता है दिस इज ओनली ड्यू टू कोहेजन। कोहेजन मतलब ससंजक बल, और जबकि जो कैपिलरी एक्शन है वो दोनों के कारण है, ससंजक बल भी और असंजक बल भी। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि देखिए ये एग्जाम में बहुत आता है कि कैपिलरी इफेक्ट किन दो फोर्सेस के कारण है, तो कोहेजन एंड एडहेशन। ठीक, और सरफेस टेंशन इज ओनली ड्यू टू कोहेजन, इसमें एडहेशन का कोई भी रोल नहीं है। अब देखिए कैपिलरी एक्शन होता क्या है, जब हम किसी फ्लूइड में अगर कोई कैपिलरी ट्यूब डिप करते हैं तो उसका फ्लूइड या तो थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ जाता है अथवा थोड़ा सा नीचे की ओर दब जाता है। ठीक, तो ये जो प्रक्रिया हो जाती है इसी को कहते हैं कैपिलरी इफेक्ट। अब देखिए कैपिलरी ट्यूब कब कहेंगे, कैपिलरी ट्यूब तभी कही जाएगी जब इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर से कम हो। कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर हमेशा से ही 3 सेंटीमीटर से कम होता है। और देखिए ऐसा क्या होता है, ये इसको डिप कर जाती है, ये होता है वाटर के केस में और ये होता है मरकरी के केस में। ठीक, या सीधे सीधे कहें जब एंगल ऑफ कांटेक्ट ठीक वाटर के लिए जो होता है वो 0 डिग्री होता है, मरकरी के लिए जो होता है 128 डिग्री होता है। ठीक, तो इस तरह से कैपिलरी इफेक्ट है। अब कैपिलरी राइज का फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। फॉर्मूला फॉर कैपिलरी राइज, सपोज एक लिक्विड है जिसमें हमने एक कैपिलरी ट्यूब को डिप किया, ठीक, जिसके कारण ये ऊपर की ओर उठ गया। ठीक, देखिए जो लिक्विड मान लीजिए h ऊंचाई तक
उठा है। और इसका जो वाटर का है एंगल ऑफ कांटेक्ट मान लीजिए थीटा डिग्री है, और ये सिग्मा इसका फोर्स है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, ये मान लीजिए वाटर है, वाटर का मतलब जो लिक्विड हो रहा है, तो इसमें जो ये इतना ऊपर उठ गया है ये सरफेस टेंशन की वजह से ही क्या होगा, सरफेस टेंशन की वजह से ही इसको ये बैलेंस करेगा। तो इस प्रकार से हमको इसका कैपिलरी राइज, ओके देखिए, तो ये जो क्या है सरफेस टेंशन फोर्स, ये इक्वल टू होगा वेट ऑफ लिक्विड, ठीक, अराइज्ड या फिर जो भी ऊपर उठ की ओर उठ गया है उसके बराबर, इस वेट के बराबर होगा। देखिए सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा, अगर इस कैपिलरी ट्यूब का टॉप व्यू देखें और इसका डायमीटर d है, देखिए इसको जो सरकमफ्रेंस मिलेगा, मान लीजिए सिग्मा इसका सरफेस टेंशन की वैल्यू है, इसको क्षेत्र कितना, देखिए सरकमफ्रेंस कितना मिलेगा पाई इंटू डी, तो पाई इंटू डी इसको क्षेत्रफल मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये एंगल क्या है, इस एंगल थीटा है, तो इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ले लेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा कॉस थीटा, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा का। वेट ऑफ द लिक्विड क्या होगा, वेट ऑफ द लिक्विड होगा देखिए एरिया इंटू लेंथ, इसका कैपिलरी ट्यूब का ये जो एरिया है अपॉन ये कितनी लेंथ तक गया है, इंटू रो उसकी डेंसिटी, इंटू जी, जी इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये उसकी वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू पाई डी कॉस थीटा इक्वल टू एरिया, एरिया आएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू लेंथ h इंटू रो इंटू जी। देखिए पाई से पाई कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो h की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। तो ये कैपिलरी राइज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं, जैसे कैपिलरी राइज किसके प्रोपोर्शनल है, तो सिग्मा प्रोपोर्शनल है, और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो रो जी और डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वाटर के लिए थीटा की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए h की वैल्यू वाटर के लिए जाएगी 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी। तो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला यही, कैपिलरी डिप्रेशन का भी फॉर्मूला होता है सेम दोनों। अब जो हम लोग अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे हैं वो है विस्कोसिटी। अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है वो पहले आपने 12th में 10th में या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अब हम लोग विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो विस्कोसिटी है क्या, ठीक, तो विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो विस्कोसिटी देखिए कि जब फ्लूइड फ्लो करता है तो लेयर वाइज फ्लो करता है। सपोज ये ए लेयर है, बी लेयर है, सी लेयर है, तो जब उसके पास फ्लो करता है तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को फ्लो करने में रजिस्ट करती है। तो ये जो प्रॉपर्टी जिसके कारण इसमें क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी जो है इट इज़ द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द लिक्विड। सपोज मान लीजिए हम एक प्रोफाइल बनाते हैं, मान लीजिए एक वेलोसिटी प्रोफाइल है ये, ठीक, इसमें मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी जो इसकी है वो u है और यहाँ जो इसकी वेलोसिटी है u प्लस du है। और यहाँ से हमने डायरेक्शन ले लेते, डिस्टेंस लेते, मान लीजिए y है और ये जो डिस्टेंस है dy है, ठीक। तो यहाँ जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब कि पर यूनिट लेंथ में कितनी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो ये हो जाएगा du अपॉन dy।
तो एक लॉ होता है जिसके कारण जो कहता है शियर स्ट्रेस, न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। कहता है कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। या ये कहें कि शियर स्ट्रेस को टाउ से प्रदर्शित करें तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। हम प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, इसे म्यू कहते हैं, म्यू इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। अब देखिए म्यू क्या है, म्यू कहते हैं, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, या सिंपली इसको कह सकते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। तो ये इसकी विस्कोसिटी दर्शाता है। तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। तो म्यू की वैल्यू होती है टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। अब इसकी यूनिट निकाल लेंगे, तो यूनिट ऑफ टाउ निकालने के लिए हम इसको मिटा देते हैं। यूनिट ऑफ म्यू, तो अभी देखना हमने म्यू इक्वल टू है टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डी यू क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और वाई इक्वल टू 1 अपॉन मीटर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कहते हैं पास्कल पर, ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा इनटू सेकेंड। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि विस्कोसिटी का मात्रक जो होता है पास्कल सेकेंड होता है। ओके, अब देखिए ये तो इसका एसआई मात्रक, इसका अगर सीजीएस मात्रक निकालना चाहे, सीजीएस मात्रक हो, देखिए ठीक, पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड। इसको हम सीजीएस में कन्वर्ट कर देंगे तो न्यूटन को क्या कहेंगे हम लोग, डाइन, मीटर स्क्वायर कहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड। तो ये जो इसका मात्रक होता है सीजीएस में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड होता है। इसी को कहा जाता है पॉइज, इसी को कहा जाता है पॉइज कहा जाता है। ठीक, और पॉइज और पास्कल सेकेंड में क्या रिलेशनशिप होता है, तो 1 पॉइज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकेंड। इसको आप सिंपली सॉल्व करके निकाल सकते हैं। 1 पॉइज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकेंड। वाटर की जो विस्कोसिटी होती है, वाटर की जो विस्कोसिटी होती है वो होती है 1 सेंटीपॉइज। क्या होती है, 1 सेंटीपॉइज। अब देखिए एक नई विस्कोसिटी होती है, यह विस्कोसिटी पढ़ लीजिए। ये एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन जरूर कई बार पूछा गया है कि वाटर की विस्कोसिटी क्या होती है, कई बार आ जाता है एग्जाम में। और सीजीएस पद्धति में विस्कोसिटी का मात्रक क्या होता है, पॉइज होता है। अब हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी,
देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी सिंपल सा फार्मूला याद रख लीजिए, डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इन अदर वर्ड्स वी कैन डायनेमिक विस्कोसिटी दर्शाया जाता है म्यू से, म्यू इक्वल टू म्यू बाई रो। ये एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते रहते हैं। तब नेक्स्ट इसका देखिए, इसका यूनिट निकाल लेते हैं। देखिए यूनिट एक अभी हम लोगों ने विस्कोसिटी की यूनिट निकाली थी, क्या निकाली थी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। और डेंसिटी का मात्रक क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। तो इससे ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? न्यूटन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हो जाएगा मास को हम लिख सकते हैं केजी इंटू एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर रहने देते हैं, नीचे केजी है, केजी ऊपर एक सेकेंड भी है। देखिए सेकेंड से सेकेंड कैंसिल है, केजी से केजी है, तो आंसर आ गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए इसका जो मात्रक है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया और कई बार आया है, तो इसको रट बस लीजिए सीधा सीधा सा। ये काइनेटिक विस्कोसिटी का मात्रक मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। तो ये जो मात्रक है ये MKS या SI मात्रक है। इसका CGS मात्रक अगर हम लोग निकालें तो देखिए मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड जो होता है इसी को कहा जाता है स्टोक्स। तो काइनेटिक विस्कोसिटी का जो CGS मात्रक होता है वो स्टोक्स होता है, जबकि डायनेमिक विस्कोसिटी का CGS मात्रक क्या होता है? पॉइस होता है। अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है पॉइस और स्टोक्स में। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों को हम लोग देख लेंगे कि एक स्टोक्स में 1 स्टोक इक्वल टू कितने हो जाएंगे, या सिंपल से इसका अपोजिट लेते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल टू मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो जाएगा 100 गुणते 100, सेकेंड में रहेगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं कि 10 टू द पावर 4 स्टोक्स। तो दोनों में रिलेशन क्या हो गया कि 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल टू 10 टू द पावर 4 स्टोक्स। ये भी एक रिलेशनशिप होता है। तो ये जगह डायनेमिक विस्कोसिटी और ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब जो हम लोग का आखिरी टॉपिक बचा है, इसमें पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं विस्कोसिटी टेम्परेचर साथ कैसे चेंज होती है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चेंज इन विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर, चेंज इन विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। देखिए जो विस्कोसिटी होती है वो मेनली 2 चीज़ पर डिपेंड करती है। एक होता है मोमेंटम ट्रांसफ़र, और दूसरा जो होता है कोहेसिव फोर्स। ठीक, अगर हम लोग लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, और जो मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है काफ़ी कम होता है। ठीक,
तो लिक्विड में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा हो तो मोमेंटम ट्रांसफ़र बहुत कम होता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ठीक, तो कोहेसिव फोर्स जो है घटने लगता है, जबकि मोमेंटम ट्रांसफ़र क्या है, बढ़ने लगता है। लेकिन क्योंकि लिक्विड में कोहेसिव फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, या ये कहें कि जो विस्कोसिटी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कोहेसिव फोर्सेस पे, इसलिए इसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी इसकी कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर जो लिक्विड की विस्कोसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। अब यही यदि हम गैसेस के बारे में बात करें, गैस, तो गैस में जो होता है कोहेसिव फोर्स काफ़ी कम होता है, जबकि मोमेंटम ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, मोमेंटम ट्रांसफ़र मतलब एक अणु से जब दूसरा अणु टकराता है तो अपनी ऊर्जा उसको दे देता है, उसको मोमेंटम ट्रांसफ़र कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोहेसिव फोर्स तो घटता है, लेकिन मोमेंटम ट्रांसफ़र बढ़ता है। और गैसेस में क्या है, मोमेंटम ट्रांसफ़र पर विस्कोसिटी ज़्यादा डिपेंड करती है, इसीलिए जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो जो गैसेस की विस्कोसिटी है वो बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस की विस्कोसिटी क्या होती है। तो गैसेस की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ती है, जबकि लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ घट जाती है। अब हम लोग आज के आखिरी टॉपिक पर आते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। और बल्क मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। हम जानते हैं कि बल्क मॉडुलस जो होता है, मॉडुलस जो होता है ये क्या होता है, प्रेशर फोर्स अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। ठीक, ये सिलता सब फॉर्मूला होता है। और जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो होती है बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल। ठीक, ये याद कर लीजिए, दोनों एग्जाम में बहुत कई बार पूछ लिए जाते हैं। यूपीआरएल के एग्जाम में तो इससे एक नया क्वेश्चन जरूर आता है कि इन दोनों में से। देखिए इसका मात्रक क्या होगा, जिसको चेंज इन वॉल्यूम हटा करके उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कर देंगे। देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो इसके बल्क मॉडुलस की यूनिट जो हो जाएगी प्रेशर फोर्स, यानी सीधे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उसका रेसिप्रोकल ये है, तो कंप्रेसिबिलिटी का जो मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं, जो मेन है वो पढ़ेंगे अब हम लोग जो पढ़ेंगे वह है वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। ठीक, देखिए यदि हम किसी क्लोज्ड वेसल में लिक्विड को गर्म करें किसी टेम्परेचर पर, तो उसकी सबसे सतह के ऊपर जो अणु हैं वो वेपर बन करके इसके अंदर चलने जाएंगे, वेसल के अंदर घूमते रहेंगे। वो इसके कारण द्रव की सतह पर एक प्रेशर पड़ने लगेगा, जिसको कहते हैं वेपर
प्रेशर। ओके, तो अगर हम किसी चीज़ को गर्म करें तो उसके अंदर जो वेपर बनती है, उस वेपर के कारण इस पर जो प्रेशर बनता है उसको कहते हैं हम वेपर प्रेशर। अगर हम इसका अपोजिट देखना चाहें, इसका अपोजिट अगर बनाएं तो मान लीजिए अगर हम इसको गर्म ना करके इस क्लोज्ड वेसल को की सतह पर जो प्रेशर है, इस प्रेशर को किसी तरह का यहाँ का प्रेशर को कम कर दें, तो हम पाएंगे कि इसकी जो सतह है वो क्या है, अपने आप एवापोरेट होने लगती है। या ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जब उसका इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग इसका जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, तो ये अपने आप एवापोरेट होने लगेगा। ऐसा समझिए कि प्रत्येक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग एक बॉइलिंग पॉइंट होता है और एक हर बॉइलिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक बॉइलिंग प्रेशर होता है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक, तो ये वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। अब ये कैविटाइजेशन या कैविटेशन कैसे करता है इसके बारे में हम बता देते हैं। यदि किसी ऐसी जगह पे, ये तो हम लोग क्या है स्टैटिक फ्लूइड के बारे में बात करें, फ्लूइड अगर मोशन में है, किसी मोशन में है तो क्या होता है, मान लीजिए कि फ्लूइड या लिक्विड किसी ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ का प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से कम है। यदि किसी कंड्यूट में, किसी फ्लोइंग लिक्विड में किसी स्थान का प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, तो उस जगह का लिक्विड, सपोज यहाँ का, तो उस जगह का लिक्विड क्या है, वेपराइज होकर के बबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वेपर बनेगी तो वहाँ बबल बन जाएगा। और लेकिन ये बबल जो है आसपास के लिक्विड के द्वारा लगातार प्रेशराइज रहेगा। तो जब भी किसी ऐसे, जब ये प्रेशर को नहीं सहन कर पाएगा तो ये फूट जाएगा। फूटने के कारण इसमें क्या है, प्रेशर वेव्स जनरेट हो जाएंगी। और ये प्रेशर वेव्स क्या है, जो भी सतह है, जो भी आसपास सतह है, कोई पाइप है या टरबाइन है या पंप है, जिसमें भी उसी सतह से टकराएंगी तो उसकी सतह से कुछ ना कुछ मटेरियल को इरोड कर देंगी, मटेरियल को इरोड कर देंगी या पिटिंग कर देंगी, या इसी कहते हैं पिटिंग, उस पर गड्ढे बना देंगी। तो ये जो होता है इसको कहते हैं कैविटेशन। ये जो फिनोमेना होता है ये कहलाता है कैविटेशन। मतलब जब कोई लिक्विड किसी फ्लो के मोशन में हो और किसी ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर उसका प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाए, तो वो उस जगह पर वेपराइज हो जाता है। वेपराइज होने के बाद वहाँ बबल बना लेता है और ये बबल आसपास के प्रेशर से, प्रेशर का दबाव पाकर बस्ट होता है, जिसके कारण प्रेशर वेव्स बनती हैं। ये प्रेशर वेव्स जाकर के मटेरियल की सतह को खरोंच देती हैं या उसको उसमें से गड्ढे बना देती है। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है, कहलाती है कैविटेशन। अभी कैविटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, कि कैविटेशन कई प्रकार की फ्लूइड में, मशीनरी में होने के चांसेस रहते हैं। ये दो जगह मुख्य रूप से होता है, एक टरबाइन के एग्जॉस्ट पर और पंप के इनलेट पर। इन दो जगहों पर इसके होने के चांसेस अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि जो टरबाइन होता है, टरबाइन में अगर हम देखें तो यहाँ से लिक्विड प्रवेश करता है और दूसरी जगह से हाइड्रोलिक टरबाइन में लिक्विड निकलता है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि यही प्रेशर यहाँ पर घट जाता है। तो इस जगह पर टरबाइन के एग्जिट पे क्या होता है, कैविटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर हम पंप का इनलेट देखें, पंप के बारे में बात करें, तो पंप का जो इनलेट होता है यहाँ प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और जो पंप का आउटलेट होता है यहाँ प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, तो पंप के इनलेट पे, एट द इनलेट ऑफ पंप, जो पंप का इनलेट होता है उस जगह पर कैविटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये याद रख लीजिए, एग्जाम में कई बार आप पूछा जाता है किन दो जगहों पर, टरबाइन के एग्जॉस्ट और टरबाइन पंप के इनलेट, इन दो जगह पर कैविटेशन के होने के चांसेस सबसे अधिक होते हैं। कैविटेशन का मुख्य कारण क्या है, वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर ही वो फिनोमेना जिसके कारण कैविटेशन होता है। अब इसीलिए एक तो ये रही आज की क्लास के लिए इतना ही। ये रही फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। फ्लूइड प्रॉपर्टी से कम 3 या 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक है। अगर आपका ये क्लियर है तो आगे का भी लगभग क्लियर होगा। तो नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।